Myself, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। एनीमिया आज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। यह भी पैथोलॉजी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आता है जैसे आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पूरा डिटेल वीडियो। यह हम लोग पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बेसिस से बना रहे हैं। एनीमिया किसे बोलते हैं? एनीमिया पहला डिफिनीशन लिखना होगा। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पीसीवी पैक्सल वॉल्यूम इन बॉडी प्रोड्यूसेस वेरियस इफेक्ट इन बॉडी नोन एज एनीमिया। देखिए, सिर्फ लोग यहाँ पर ये लिखते हैं हीमोग्लोबिन कमी हो जाने को ही एनीमिया बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। हीमोग्लोबिन के कमी होने से, आरबीसी का काउंट की कमी होने से, पीसीवी का परसेंटेज घटने के कारण बॉडी में कई तरह के इफेक्ट होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। डिफिनीशन लिखने के बाद अब क्या करना होगा? आपको पहले देना होगा टाइप ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन अमाउंट। हीमोग्लोबिन अमाउंट के अनुसार दीजिएगा। टाइप में पहले दीजिएगा क्या पे? माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया। जैसे हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो होता है ना, इसको आप इसके पहले ऊपर में यहाँ दर्शा दीजिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वह मेल में 13 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल होता है और फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर डीएल होता है। तो माइल्ड एनीमिया बोलते हैं किसको? जब किसी पेशेंट में 8 से लेकर के और 10 ग्राम पर डीएल तक अगर एनीमिया हीमोग्लोबिन होता है, उसको हम लोग माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। और दूसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट बोलते हैं जब किसी पेशेंट को जब 6 से लेकर के और 8 ग्राम पर डीएल तक होता है एनीमिया, तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। और तीसरा हो गया सीवियर। सीवियर एनीमिया किसको बोलते हैं? लेस देन 6 ग्राम पर डीएल को हम लोग बोलते हैं सीवियर एनीमिया बोलते हैं। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन के टाइप के अनुसार। लेकिन अब आपको एनीमिया में लिखना है अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार से एनीमिया को 5 क्लास में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार से एनीमिया को 5 क्लास में बांटते हैं, 5 टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब क्या बोलेंगे इसमें? हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब कि जो आरबीसी है जिसका लाइफ 120 दिन रहता है, वह आरबीसी 120 दिन से पहले ही टूट जाता है। इसके कारण एनीमिया डेवलप होता है और इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। डेफिनेशन क्या लिखेंगे उसमें कि द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? अप्रॉक्स 120 डेज। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या डिफिनेशन में यहाँ पर कि इफ abnormal breakdown of RBC before 120 days produces decreased amount of hemoglobin in body produce anemia known as hemolytic anemia। क्या बोलते हैं कि जब आरबीसी का लाइफ 120 दिन से पहले ही अगर ख़त्म हो जाता है, इसके वजह से आरबीसी ज़्यादा टूटता है, इसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इस कंडीशन में होता है एनीमिया और इस टाइप के एनीमिया को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे अगला पॉइंट इसमें कि आखिर 120 दिन से पहले आरबीसी क्यों टूट जाता है? आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है 120 दिन से पहले क्यों हो जाता है? तो 120 दिन से पहले टूटने का सबसे पहला रीजन लिखेंगे यहाँ पर
इंट्रिंसिक कॉज, इंट्रिंसिक कॉज मतलब आरबीसी के अंदर का कोई कारण ऐसा है, बनते समय ही आरबीसी के बनते समय कोई दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से आरबीसी सर्वाइव नहीं करता है 120 दिन तक, उसके कारण एनीमिया होता है जिसको इंट्रिंसिक कॉजेज हिमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब आरबीसी बनते समय दिक्कत होती है। तो आरबीसी बनते समय क्या दिक्कत होता है? तो सबसे पहला दिक्कत होता है डिफिशियंसी ऑफ G6PD, डिफिशियंसी ऑफ G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी होने पर आरबीसी 120 दिन तक सर्वाइव नहीं करता है। दूसरा होगा आपको सिकल सेल, सेकेंड लिखेंगे सिकल सेल। आरबीसी का सिकल शेप होने के कारण आरबीसी आपको मुश्किल से 20 दिन में टूट जाते हैं। तीसरा लिखेंगे थैलेसीमिया, थैलेसीमिया यानी जो आरबीसी है वह थैलस हो जाता है और उसका जो आरबीसी है उसका भी लाइफ जो होता है ना बहुत जल्दी टूट जाता है। अगला लिखेंगे उसमें नेक्स्ट जो कहा जाता है वह स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरोसाइटोसिस जो आरबीसी होता है ना वो स्फेरिकल हो जाता है। और उसके बाद अगला है आपको पायरूवेट काइनेज डिफिशियंसी, पायरूवेट काइनेज डिफिशियंसी। तो ये हो गया आपको, पहला हो गया इंट्रिंसिक कॉज हुआ। दूसरा लिखेंगे आप एक्सट्रिंसिक कॉज, एक्सट्रिंसिक कॉज। एक्सट्रिंसिक कॉज का मतलब क्या है कि आरबीसी बना तो सही, आरबीसी बना तो सही लेकिन सर्कुलेशन में वह एडेप्ट नहीं कर पाता है, कोई ना कोई सर्कुलेशन में वह किसी कारण से टूट जा रहा हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कॉज। जिसमें आपका पहला कॉज लिखेंगे उसमें RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी। दूसरा है मलेरिया, मलेरिया में आरबीसी टूट जाता। तीसरा होता है आपको मलेरिया के बाद सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है, सेप्टिसेमिया। तो उसका अगला होता है आपको पॉइजनिंग, कुछ ऐसे भी पॉइजन होता है जो आरबीसी को ब्रेक करता है, पॉइजनिंग। इसके बाद इसके कारण भी आपका आरबीसी वहाँ पर ब्रेक होते रहता है। इसका अगला होता है एक्सेसिव सर्कुलेशन, और बहुत ज़्यादा अगर सर्कुलेशन हो जाता है जैसे एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने के कारण, या फिर इसके कारण आपका आरबीसी ब्रेक होता है, या फिर आपको ब्लड वेसल्स में इंजुरी होती है, ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं अगर बाय द वे स्टंट लगा हुआ रहता है या मेटेलिक भाग होता है तो उस केस में भी आरबीसी ज़्यादा टूट जाता है। तो ये सब जो है हिमोलाइटिक एनीमिया का कॉज होते हैं जिसमें आपका आरबीसी 120 दिन तक सर्वाइव नहीं करता है और 120 दिन से पहले ही यह आरबीसी टूट जाता है और जिसके कारण होता है एनीमिया, और इसको हम लोग बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। तो एक कॉज हुआ आपका हिमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी के ज़्यादा टूटने का कारण होता है। अब आता है नंबर 2, दूसरा बताओ हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया क्या था कि देखिए आरबीसी बना तो जरूर लेकिन डेली कुछ ना कुछ ब्लड लॉस होने के कारण, अगर बाय द वे बॉडी में कुछ ना कुछ माइल्ड अमाउंट में ब्लड लॉस होते रहता हो, जैसे आपका कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा ब्लड लीकेज हो रही है, तो अगर स्मॉल अमाउंट में ब्लड लीकेज होने के कारण जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, उसके वजह से जब एनीमिया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। इसका कॉज क्या होता है, जैसे पाइल्स या इपिस्टैक्सिस है, या जीआईटी अल्सर हो, जीआईटी अल्सर, या हेमाचूरिया है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है ना। तो ये सब ऐसे कॉज होते हैं जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ब्लड लॉस होते रहते हैं और जिसके कारण बॉडी में ब्लड आरबीसी कमी होती है जिसकी वजह से होता है एनीमिया, और इसको लोग बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। दो तरह के एनीमिया देख लिया, ब्लड लॉस होने के कारण, थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होने के कारण आपको क्या होता है बॉडी में आरबीसी कमी होती है और उसकी वजह से होता है एनीमिया। देखो थोड़ा बोलने का मतलब क्या है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने से शॉक होता है और कम ब्लड लॉस होने से एनीमिया होता है। ये तो हो गया 2 नंबर। तीसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग आयरन
डिफिशियंसी एनीमिया। देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आप जानते हो कि आज जो ब्लड बनता है, ब्लड बनने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। आयरन सेंट्रल एलिमेंट होता है हीमोग्लोबिन का, उसके बगैर तो हीमोग्लोबिन आपका बनता ही नहीं है। तो आयरन की ही अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो उसके कारण जब एनीमिया होता है तो उसको हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। तो क्या लिखे उसमें कि आयरन इज द सेंट्रल एलिमेंट फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। इफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस एनीमिया नोन एज हीमोग्लाइटिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब आयरन डिफिशियंसी में क्या लिखे थे, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया, सबसे ज़्यादा ये होती है। अब यहाँ पे लिखिए कॉज, कारण क्या है आयरन डिफिशियंसी का। तो पहला कॉज इसका क्या है, डाइटरी डिफिशियंसी, डाइट में यानी कमी। दूसरा आपको कारण लिखेंगे डाइजेशन डिजॉर्डर्स, आयरन का डाइजेशन आपको विटामिन सी के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में होता है, डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन डिजॉर्डर। चौथा है इंक्रीज डिमांड, अगर बॉडी में डिमांड ज़्यादा होगा तब भी आपको आयरन कमी होगी। या क्रोनिक इन्फेक्शन, बॉडी में कोई पूरा पुराना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, बार बार इन्फेक्शन हो, तब भी आपको आयरन की कमी होती है। तो इसके कारण आपको क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यानी यहाँ पे देख लिया आपको कि आयरन की कमी होने के कारण जब एनीमिया होता है तो उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब देखिए ये तो देख लिया, अब बताते हैं चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग, चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया किसको बोलते हैं, जो डेंजरस आरबीसी बन जाता है। देखिए पर्निशियस एनीमिया क्यों बन जाता है, क्यों होता है, विटामिन B9 और B12 की कमी होने के कारण, विटामिन B9 एंड B12 के कमी होने के कारण जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस उसके डिफिकल्ट हो जाते हैं। वहाँ पर क्या लिखेंगे, द डिफिशियंसी ऑफ B9 एंड B12 रिजल्टिंग द अल्टर इरिथ्रोपोइसिस एंड अबनॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, द आरबीसी बन जाता है ये, और यह आरबीसी काम नहीं करता है बॉडी में। दिस आरबीसी नॉट वर्क इन बॉडी, प्रोड्यूस एनीमिया नोन एज पर्निशियस एनीमिया। फिर से बात समझिएगा कि द डिफिशियंसी ऑफ B9 B12 produce altered erythropoiesis and abnormal RBC formation in body. It not work in body, produce anemia known as pernicious anemia. अब इसका कारण लिखेंगे आपके पर्निशियस का कारण क्या होता है। तो पर्निशियस का कारण आपको होता है विटामिन B9 B12 की डिफिशियंसी, और डाइट में अगर कमी है तब उस केस में ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है अगर डाइजेशन डिजॉर्डर, अगर बाय द वे B9 B12 का डाइजेशन इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एंजाइम होता है जो कि आपका गैस्ट्रिक जूस में रहता है, ये स्टमक से बनता है ये, और अगर ये इसकी कमी होती है तो उस केस में B9 B12 बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तीसरा होता है इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर, इसमें इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको होगा, इसमें भी एब्जॉर्प्शन डिजॉर्डर होगा। इसका अगला होगा इंक्रीज डिमांड, अगर बॉडी में डिमांड ज़्यादा होगा B9 B12 का तो उस केस में इससे कमी हो जाएगी। प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सब कई ऐसे कॉज होते हैं जिसके कारण B9 B12 की कमी हो जाती है। और लास्ट में आते हैं 5वें नंबर पे लिखेंगे आप एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिया का मतलब क्या होता है, नो फॉर्मेशन, यानी जब बोन मैरो से ही जब ब्लड नहीं बनता है, आरबीसी नहीं बनता है, उसके कारण जब एनीमिया होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। फिर से बात समझिएगा, जब बोन मैरो से ही जब ब्लड नहीं बनता है उस कंडीशन में जब एनीमिया डेवलप करता है तो उसको एप्लास्टिक में बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या लिखिएगा, तो इसका कॉज होगा जेनेटिक हो जाएगा, है ना, या फिर जेनेटिक हो जाएंगे, उसके बाद बोन मैरो डिजॉर्डर हो जाएंगे, बोन मैरो डिजॉर्डर, या फिर बोन मैरो में इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर इन्फ्लामेशन, बोन मैरो इन्फ्लामेशन, या फिर ल्यूकेमिया के कारण, या इडियोपैथी, कुछ ऐसे काम भी होते हैं समझ में आने की क्यों हो गया प्लासिया। तो इस तरह से एनीमिया का टाइप आप लिख देंगे, 5 टाइप का एनीमिया, हिमोलाइटिक, हेमरेजिक, आयरन डिफिशियंसी, पर्निशियस एंड एप्लास्टिक एनीमिया। जब ये 5 टाइप लिख देंगे आप उसके बारे में, कॉज लिख देंगे,
तब एक अगला एक और टाइप आता है जिसके बारे में कई बार जिक्र किया जाता है, जिसमें आता है मॉर्फोलॉजी बेसिस के अनुसार एनीमिया का क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी बेसिस के अनुसार एनीमिया को 3 क्लास में बांटते हैं। सबसे पहला तो देखिए एनीमिया को मॉर्फोलॉजी बेसिस के अनुसार से, आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के अनुसार से उसको 3 क्लास में बांटते हैं। पहला है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मतलब क्या बोलता है कि आरबीसी का शेप साइज नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, फिर भी एनीमिया है। ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का शेप साइज नॉर्मल, आरबीसी का हीमोग्लोबिन नॉर्मल, फिर भी एनीमिया है। तो इस तरह के एनीमिया होते हैं 2 केस में। एक होता है हीमोलाइटिक में और दूसरा होता है हेमरेजिक में। तो याद देखिए क्या लिखा, डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि इफ द शेप साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल, फिर लिखेंगे वहाँ पे एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज नॉर्मल, ठीक है, बट एनीमिया डेवलप, क्यों एनीमिया डेवलप है? बिकॉज इस केस में क्या होता है ना, बिकॉज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोलाइटिक डिजॉर्डर एंड हेमरेजिक डिजॉर्डर। इस टाइप्स के एनीमिया को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि दोज एनीमिया इन विच द आरबीसी शेप साइज नॉर्मल, hemoglobin percentage in RBC normal, and patients suffering from anemia known as normocytic normochromic anemia, it found in hemolytic and hemorrhagic condition. नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो मतलब हो गया छोटा, हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन कम, यानी अगर आरबीसी का जो शेप साइज है वो छोटा है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी अगर कम है, उस कंडीशन में जब एनीमिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? द शेप साइज ऑफ आरबीसी स्मॉल, द हीमोग्लोबिन अमाउंट इन आरबीसी डिक्रीज एंड देन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया नोन एज हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। 5 मिनट और, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या लिखा हुआ बताते हैं, इसमें बताया आपको, यानी कि आरबीसी का शेप साइज डिक्रीज, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट घटा हुआ रहता है और फिर भी एनीमिया सफर है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये होता है आयरन डिफिशियंसी के कारण, ये लिखेंगे कि उसमें होता है आयरन डिफिशियंसी के कारण आपको मिलता है आपको। और थर्ड में मिलता है आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी ये बोला गया है कि जिसमें आरबीसी का शेप साइज बड़ा है और हीमोग्लोबिन कम है, इस कंडीशन में एनीमिया डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या लिखेंगे डिफिनेशन में कि इफ द शेप साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज, हीमोग्लोबिन अमाउंट डिक्रीज, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया known as माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगेन रिपीट कर रहे हैं, द शेप साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज, हीमोग्लोबिन अमाउंट इन आरबीसी डिक्रीज एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया नोन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब देखिए 3 तरह के एनीमिया आप डिस्क्राइब किए कोई चीज से। हाँ, ये कब मिलता है, ये बात लिख सकते हो, इट फाउंड इन किसमें, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में आपको इस तरह के मिलते हैं। तो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह से करना है। कौन कौन सा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का शेप साइज नॉर्मल, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल। दूसरा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, जिसमें आरबीसी का शेप साइज आपका डिक्रीज और आरबीसी का हीमोग्लोबिन वो भी डिक्रीज। तीसरा है मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक, आरबीसी का साइज इंक्रीज और हीमोग्लोबिन डिक्रीज, नोन एज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस तरह से आप जो है ना एनीमिया का ये हो गया आपको क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एनीमिया का इफेक्ट। एनीमिया का इफेक्ट क्या होगा, इसको देखिए आप क्या करना है ना, हर सिस्टम से कुछ को आपको निकाल लेना है, कुछ ना कुछ इसका आंसर अपने याद हो जाएगी। और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्किन पे क्या होगा, स्किन पे होगा ओडीमा, क्यूटेनियस एडीमा,
यानी पेशेंट को स्किन पे क्या होता है, क्यूटेनियस एडिमा होता है, और प्लस स्किन कैसा होता है, पेल कलर हो जाता है, पेल कलर। दूसरा आप स्किन के बाद नीचे आ जाए कहाँ पे, फिर ब्रेन में। ब्रेन में क्या लिखेंगे, ब्रेन में आपको जैसे हेडेक होगा, वर्टिगो होगा, है ना, ब्रेन में हेडेक वर्टिगो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। उसके बाद सेंसरी नर्व में, सेंसरी नर्व में क्या होगा, डिक्रीज सेंसेशन, डिक्रीज सेंसेशन। इसके बाद अगला आपको क्या लिखना होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम होगा, आपको डिज्निया यानी सांस लेने में दिक्कत होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा डिज्निया। उसके बाद आपको हार्ट में क्या होगा, सीवीएस में, सीवीएस में आपको क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बीपी लो हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और पल्स रेट क्या हो जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज, पल्स रेट इंक्रीज। फिर आपको आप इसमें रीनल में क्या होगा, डिक्रीज यूरिन, है ना। और जेनाइटल में क्या होगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया, यानी क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज कर जाएंगे। तो आपके देखो हर ऑर्गन में कुछ न कुछ सिम्टम मिलेंगे आपको, तो आप सब सिस्टम को थोड़ा सा ले लेंगे। अब इसके बाद आपको इस इफेक्ट के बाद क्या लिखना होगा आपको आगे, एनीमिया के इफेक्ट के बाद लिखिएगा इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या लिख दीजिएगा, सबसे पहला लिखेंगे आप इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में लिखेंगे सीबीसी। तो सीबीसी में क्या लिखिएगा, सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें क्या क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन परसेंटेज डिक्रीज, टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज, टोटल यहाँ पर टोटल प्लेटलेट काउंट डिक्रीज। उसके बाद पीसीवी या हीमाटोक्रिट बोलते हैं, पीसीवी डिक्रीज, जितना नॉर्मल लेवल से घटा रहेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट में आगे एमसीवी, एमसीवी आपको नॉर्मल किस में मिलेगा, बताए थे आपको हम, नॉर्मल मिलेगा आपको हिमोलाइटिक और हेमरेजिक में लिखना है, और इंक्रीज कब होगा, पर्निशियस में, और डिक्रीज होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। याद रखना होगा एमसीवी में नॉर्मल किस में मिलता है, हिमोलाइटिक और हेमरेजिक में, डिक्रीज मिलता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, और बढ़ा रहता है का पर्निशियस एनीमिया में। अगला है एमसीएच, एमसीएच क्या होगा आपको, डिक्रीज नॉर्मल किस में मिलता है, हिमोलाइटिक और हेमरेजिक में, और डिक्रीज किसे मिलता है, आयरन डिफिशियंसी और पर्निशियस में। और अगला हो जाएगा एमसीएचसी, एमसीएचसी सेम उसी तरह से एमसीएच के जैसा उसको फाइंडिंग कर देना है। इसके बाद अगला आप क्या रिपोर्ट में लिखेंगे, अगला हो जाएगा आपको, अगला जो आप एक दो और जांच लिख देंगे स्पेसिफिक, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये भी लिख देते हैं सीरम आयरन, आयरन डिफिशियंसी में लिखेंगे सीरम आयरन क्या रहेगा, डिक्रीज, है ना। उसके बाद सीरम B9 एंड B12 क्या रहेंगे आपको, डिक्रीज, है ना। और उसके बाद एक प्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या लिख देंगे आप उसमें, बोन मैरो बायोप्सी, है ना। उसमें आपको क्या मिलेंगे, डिक्रीज या हाइपोप्लासिया ऑफ मैरो। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन आपका एनीमिया का क्वेश्चन आता है, आप इस ढंग से एनीमिया क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा। ये था आपका एनीमिया, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।